बात आज से लगभग 1300 या 1400 साल पुरानी है। इस्लाम धर्म का विकास अपने चरम पर था, वहीं भारत का विनाश आरंभ हो चुका था। कहने को तो भारत में अनेक राज्य थे, परंतु एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। अभी अभी लगभग 80 या 100 साल पहले सम्राट हर्ष का एक छत्र शासन समाप्त हो चुका था। उनका कोई वारिस न था, इसलिए उनका संपूर्ण अकंटक केंद्रीय राज्य बिखर चुका था। उनके स्थान पर भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का जन्म हो चुका था, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। राज्य और सत्ता को लेकर भारत में मानो बंदर बाट सी लगी हुई थी। राजा प्रजा को पसंद नहीं करता था, प्रजा राजा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी राजा अपनी सैन्य ताकत के दम पर सत्ता में बना रहता था और प्रजा राजा को हटाने के लिए मौका तलाशती रहती थी। राजा भी प्रजा को छोटी छोटी बातों के लिए दंड देने के लिए उद्यत रहता था। उत्तरी भारत में एक अलग ही हवा चल रही थी। कहने को तो कहा जाता है कि तूफान आने से पहले अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा था। अरब में भारत के खिलाफ एक बड़े तूफान की साजिश हो रही थी, लेकिन यहाँ भी तूफान सा माहौल था। अगर बात करूं भारत के सिंध की, जहां पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वहां पर छछ वंश के राजा शासन था, जिसको एक पीढ़ी पहले ही सत्ता प्राप्त हुई थी। सबसे पहले छछ राजा ने यहाँ सत्ता संभाली, उसके बाद उसके भाई चंद्र ने शासन किया। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उसके बाद छछ के पुत्र दाहिर ने यहाँ पर सत्ता संभाली। इसी के शासनकाल में मुसलमानों ने सिंध पर आक्रमण किया। छछ एक ब्राह्मण वंश था, वहीं इस समय सिंध की बहुसंख्यक जनता जाट नस्ल की थी, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। वहीं छछ राजा दाहिर ने यहाँ की जनता पर कई तरह के अत्याचार कर रखे थे। यहाँ के जाटों को रेशम कपड़े पहनने, घोड़े पर बैठने, अस्त्र शस्त्र चलाने की इजाजत नहीं थी। इससे भी अधिक यह था कि यहाँ की जो जाट जनता थी, उसको नंगे पैर और नंगे सिर रहना पड़ता था। अपने साथ कुत्तों को भी रखना पड़ता था, ताकि कुत्ते के भौंकने से इनकी पहचान हो सके। इसी तरह से जनता राजा से काफी पीड़ित थी। यहाँ जनता और राजा में शत्रुता जैसा माहौल था। वहीं दूसरी ओर अरब के खलीफाओं ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश के तहत मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 17,000 मुस्लिम लड़ाके, 6,000 सीरियाई युद्धक घोड़े, इराकी ऊंट, कई हजार सामान ढोने वाले पशु और साथ ही साथ पत्थर फेंकने वाली 5 मशीनें देकर सैन्य दल को भारत में भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने इस सैन्य दल को बड़े ही चालाकी से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए अग्रसर किया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सेना के 2 भाग किए। एक भाग को उसने समुद्री मार्ग से भेजा, दूसरे भाग को उसने पैदल मार्ग से अपने साथ लिया और भारत पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण सबसे पहले देवल के बंदरगाह पर किया गया, क्योंकि यहाँ पर अरब देश के मालवाहक दल को भारतीय समुद्री लुटेरों ने लूट कर उन्हें नजरबंद कर रखा था। यहीं पर मुस्लिमों का सबसे पहला आक्रमण हुआ। 17 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी आदमी थे जिन्होंने खतना नहीं कराई थी, उन सबको या तो तलवार के बल पर मौत के घाट उतार दिया गया या फिर उनको दास बना लिया गया। देवल के बंदरगाह को जीतने के बाद
यह देवल के मंदिर और दुर्ग की ओर बढ़े। वहां पर लूटमार करने के पश्चात इन्होंने मंदिर के ढांचे को गिरा दिया और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। बौद्ध के संरक्षण में रह रही 700 सुंदर स्त्रियों को भी इन्होंने वहां से लूट लिया। इसके बाद इन्होंने वहां पर रह रहे बौद्धों को अपना निशाना बनाया, जिन्होंने आसानी से अपना आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि नष्ट होने से बच गए। इसके बाद सीधे राजा दाहिर की सेना से इनका सामना हुआ, जिसने इनको कड़ी टक्कर दी। लेकिन एक अचानक घटना घटी। जिस हाथी पर राजा दाहिर सवार था, उसने ले जाकर राजा दाहिर को सिंधु नदी में डाल दिया। किसी तरीके से राजा बच गया और घोड़े पर सवार होकर फिर से युद्ध करने लगा। लेकिन सेना ने समझा कि हमारा राजा मर चुका है। इस प्रकार सेना में हलचल मच गई और साथ ही साथ कुछ सैन्य अधिकारी इन मुस्लिमों से पहले ही मिल चुकी थी। उनकी साजिश के कारण और मोहम्मद बिन कासिम की चालाकी के कारण राजा दाहिर बुरे तरीके से हार गया। भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण सफल हुआ और आगे जाकर इसका भुगतान हम सब और हम सब की आने वाली पीढ़ियां शायद करती रहें। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से जरा भी आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि घर बैठे आपको इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।